So hello and welcome again all the students in our YouTube channel. I am here Shababuddin. We are going to discuss about the third application of the dimension analysis, that is to find the relation between physical quantities. In this type of application we are going to discuss about the expression which we have to find. For example, for the formula of centripetal force, for the formula of time period of any oscillator, of any जो हमारे पास pendulum होता है, of any pendulum, and for the gravitational force and gravitational acceleration and about the gravitational force constant etc etc, then we have to discuss about them. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम ले लेंगे और उन एग्जांपल्स को लेकर हम समझेंगे कि ये जो एप्लीकेशन है किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अपनी थर्ड एप्लीकेशन के बारे में, जहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं एक्सप्रेशन टू फाइंड द एक्सप्रेशन टू फाइंड द फिजिकल एक्सप्रेशन, फिजिकल एक्सप्रेशंस using dimensional analysis, using dimensional analysis. यहाँ पे कुछ हमारे जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं उसको फॉलो करना होता है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी काम है यहाँ पर। जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमें एक क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन हमको दिया है फाइंड the formula for centripetal force। बहुत इजी चीज़ है ये। for centripetal force on a body which is moving on a circular path with uniform speed of circular path of radius small r, with uniform speed small v, and the mass of the body is स्मॉल m। यहाँ पे स्मॉल m मास की हमारे पास एक बॉडी है जो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म हमारा सर्कुलर मोशन हो रहा है, उसकी स्पीड दे रखी है v, देखिए क्या दे रही है स्पीड उसकी v दे रखी है, सर्कुलर पाथ की रेडियस दे रखी है r, और हमें उसका मास दे रखा है स्मॉल m। फॉर्मूला किसके लिए फाइंड करना है हमें? फोर्स के लिए, फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको हम किससे दिखाएंगे? कैपिटल F से दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या पता चल रहा है कि जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड्स अपॉन द रेडियस, वेलोसिटी एंड मास। तो तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक रेडियस हो गया, वेलोसिटी और मास हो गया। तो इस तरीके से हम मान सकते हैं, जब हम इसको सॉल्यूशन देंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या कहेंगे? द फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द पाथ। तो इसकी एक की पावर हम a लगा देंगे, एक की पावर b लगा देंगे, एक की पावर c लगा देंगे। देन f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m रेज टू द पावर a, v रेज टू द पावर b, r रेज टू द पावर c, एंड वी आर गोइंग टू यूज डायमेंशनल एनालिसिस, दैट इज वी हैव टू नो दैट व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, मास, वेलोसिटी, स्पीड जिसको हम कह सकते हैं, या फिर और साथ ही साथ रेडियस। तो हमें पता है कि डायमेंशन जो होती है हमारी, डायमेंशन ऑफ f की डायमेंशन क्या होती है? mlt-2। v की डायमेंशन क्या होती है? lt-1। और r की डायमेंशन क्या होती है? l। तो यहाँ पर क्या है हमारा? फोर्स की डायमेंशन हो गए mlt-2, v की डायमेंशन हो गए lt-1, r की डायमेंशन हो गई हमारी l। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे m नहीं है ना, और यहाँ पे ना m है ना t है, तो m0 lt-1, m0 lt0 ऐसा करके ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप इसको डायमेंशन फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो प्रोपोर्शनल है ना, प्रोपोर्शनल, तो इस प्रोपोर्शनल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि f इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट m raised to the power a
v रेज टू द पावर b r रेज टू द पावर c। तो इसके बाद हमें ये लिखना है, फिर हमें इसके डायमेंशनल फॉर्मूले लिखना है। तो ये फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई और रेडियस हो गई हमारी। अब देखिए क्योंकि f किसके बराबर है, इन सब के बराबर है। मैंने आपको बताया था जब दो एक्सप्रेशन बराबर होते हैं, जो हमने फर्स्ट अपनी एप्लीकेशन पढ़ी थी, जो हमने वैलिडिटी निकाली थी कि कोई भी एक्सप्रेशन ठीक है नहीं है, तो उसमें हमने कहा था कि जब दो फिजिकल क्वांटिटीज़ या ऐसे बराबर होंगी तो इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम होगी। और ये तो वो ये जो सारी चीज़ें हैं के एम वी आर ये सब जो हैं जिसमें के कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, उसको हम डायमेंशन नहीं लेते हैं यहाँ पर। तो के को तो हम hटा देंगे, के की डायमेंशन नहीं लेंगे, एम की डायमेंशन लेंगे, वी की डायमेंशन लेंगे और आर की डायमेंशन लेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, तो डायमेंशन ऑफ एफ इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एम रेज टू द पावर ए। देखिए इसकी पावर में ए है ना, तो m की डायमेंशन उसकी पावर a, डायमेंशन ऑफ v रेज टू द पावर b एंड डायमेंशन ऑफ r और उसकी पावर कितनी हो जाएगी c। तो यहाँ पे देखिए सबकी डायमेंशन लिख देते हैं। f की डायमेंशन हो गया आपकी m1 l t माइनस 2। m की डायमेंशन हो गया आपकी m L0 T0 पावर a। v की डायमेंशन हो गए m0 L t माइनस 1 पावर b। इसकी डायमेंशन हो गया आपकी m0 L T0 पावर c। इतना समझ गए होंगे आप लोग, बहुत इजी चीज़ है। तो देखिए यहाँ पर अब क्योंकि देखिए पावर आ रही है ना, तो इस पावर इन सबको मिल जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसको तो हम ऐसे रहने देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा m l t माइनस 2 और ये हो गया आपका m रेज टू द पावर a, l रेज टू द पावर 0 इंटू a 0, t रेज टू द पावर 0 इंटू a 0। इधर कितना आ गया, 0 की b से मल्टीप्लाई होगी तो m की पावर ये भी 0, l की पावर 1 इंटू b क्योंकि इसकी पावर 1 है ना, तो b और t रेज टू द पावर माइनस b। इधर हो जाएगा हमारा m रेज टू द पावर 0, l रेज टू द पावर c एंड t रेज टू द पावर अगेन 0। अब क्योंकि जो हमारे सेम टर्म्स हैं, इनका बेस सेम है, तो उनकी क्या होती है ना, जो डायमेंशन होती है वो जो उनकी पावर होती है वो ऐड हो जाती है। तो एम एल टी माइनस 2 तो ये हो गया, इसको तो छोड़िए, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे एम ए एम जीरो, तो एम की पावर हो जाएगी a प्लस 0 प्लस 0, एल की पावर 0 प्लस b प्लस c और t की पावर 0 प्लस माइनस b प्लस 0। फाइन, तो ये क्या आ गया हमारा, ब्रैकेट क्लोज, m l t माइनस 2 m रेज टू द पावर a, l रेज टू द पावर b प्लस c एंड t रेज टू द पावर माइनस b। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग दी पावर्स, कंपेयरिंग दी पावर्स। पावर को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो m की पावर 1 m की पावर a, देन a इक्वल्स टू 0 1 हो गया, पहले तो ये मिल गया, a की वैल्यू मिल गई, a इक्वल्स टू 1 मिल गया हमें। इसकी पावर m की a थी, यहाँ पे m की पावर 1 थी, तो a इक्वल्स टू 1। यहाँ पे l की पावर b प्लस c और यहाँ पे l की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा b प्लस c इक्वल्स टू 1। यहाँ चाहो तो आप c की वैल्यू निकाल लो, 1 माइनस b हो जाएगी। फिर तीसरा हमारा t की पावर माइनस b, t की पावर माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस b इक्वल्स टू माइनस 2, तो b इक्वल्स टू 2 हो गया। अगर b इक्वल्स टू 2 हो गया तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, तो c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 माइनस 2, तो c इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 1। तो तीनों देखिए वैल्यूज़ मिल गई, a मिल गया और b मिल गया और c भी मिल गया। देन वी हैव टू पुट दीज वैल्यूज़ इन f इक्वल्स टू k m रेज टू द पावर a, v रेज टू द पावर b, r रेज टू द पावर c। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, f इक्वल्स टू k m रेज टू द पावर a, a का मतलब हो गया हमारा 1, v की पावर कितनी थी b, तो v की पावर हो गई 2, देन r की पावर c, तो c की जगह पे -1, ठीक है, तो c की जगह पे -1 आ जाएगा, -1, यानी कि जब माइनस में है तो इसको अपॉन में ले जाओ। तो f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k m की पावर 1 है तो उसको छोड़ो, v स्क्वायर और r की पावर अपॉन में 1, यानी कि mv स्क्वायर अपॉन r। तो ये क्या आ गया हमारा, द एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो
तो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, ये होगा यहाँ पर डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू। जब हमने एक्सपेरिमेंट करे तो के गायब हो गया इसमें से, के की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर के इक्वल्स टू 1 एफ इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये क्या हो गया, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। यहाँ तक भी छोड़ेंगे तब भी चलेगा, ठीक है, गलत नहीं है, मार्क्स उतने मिलेंगे। देन एफ इक्वल्स टू के एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये क्या आ गया हमारा डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आ गया। एक बार थोड़ा सा और समझा देता हूँ, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। फोर्स डिपेंड कर रहा था मास, वेलोसिटी और रेडियस पर। देन एफ प्रोपोर्शनल टू एम रेज़ टू द पावर ए, बी रेज़ टू द पावर बी, आर रेज़ टू द पावर सी। ए बी सी हमारी तरफ से एक टर्म्स आए हैं जो हमने पावर में लगा दिए हैं। ये हटेगा तो ये हट के कांस्टेंट आ जाएगा, के एम रेज़ टू द पावर ए, बी रेज़ टू द पावर बी, आर रेज़ टू द पावर सी। फिर हमने डायमेंशन फॉर्म ले लिए फोर्स के, वेलोसिटी के, रेडियस के, और एम का तो हमें पता ही है एम होता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि क्योंकि दोनों बराबर हैं तो एफ की डायमेंशन, एम की डायमेंशन की पावर ए, वी की डायमेंशन की पावर बी और सी की डायमेंशन आर की पावर सी। तो ये हमने लिया, सबकी डायमेंशन रखी, हमने सॉल्व करके देखा कि जब हमने देखा एम यहाँ पे भी, एम यहाँ पे भी है, इसकी पावर इतनी, इसकी पावर 1, तो हमने इसको कंपेयर करा, a = 1 हो गया, यहाँ से b की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई और सबकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया हमने यहाँ पर, और यहाँ से हमें एक्सप्रेशन मिल गया सेंट्रीपिटल फोर्स का। देन दिस मेथड इज़ यूज फॉर द कैलकुलेशन फॉर फाइंडिंग द फिजिकल एक्सप्रेशन। तो जो हमारा फिजिकल एक्सप्रेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन हो गया, उसको फाइंड करने के लिए हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से हमें जो है लगभग ठीक और बिल्कुल सत्य और बिल्कुल ट्रू हमें फॉर्मूले मिल जाएंगे, जैसे ये हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मिल गया है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक और एग्जांपल लेकर, जिससे हमें थोड़ा और ये आसान लगने लगे। तो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और उसमें हम कहते हैं फॉर अ सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम ले लेते हैं और हम कहते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड है, द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द टू थिंग्स। यहाँ पे हो गया हमारा जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एंड लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। जो टाइम पीरियड है हमारा जी पर डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और लेंथ ऑफ द पेंडुलम उसकी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो फाइंड एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए हमें एक्सप्रेशन यहाँ पर फाइंड करना है कि क्या हमारा फॉर्मूला निकल कर आएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है जी के ऊपर और एल के ऊपर, तो इस तरीके से हम इसको लिख देंगे टी प्रोपोर्शनल्स टू जी की पावर ए, एल की पावर बी। तो यह जो होगा हमारा टी इक्वल्स टू के जी की पावर ए, एल की पावर बी। फाइन। अब हमें क्या चाहिए, सबकी जो है हमें डायमेंशनल फॉर्मूले चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ टी क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम ही है तो इसकी डायमेंशन टी होती है, तो इसको हम लिख देंगे m0 L0 t रेज़ टू द पावर 1, क्योंकि टी होती है खाली। जी है हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी m0 L t - 2। और जो हमारी लेंथ है, हमारी लेंथ ऑफ द पेंडुलम, तो लेंथ है तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, खाली L होगी, तो m भी 0 हो जाएगा, L हो जाएगा और t भी 0 हो जाएगा। तो 3 चीज़ें मिल गई। यहाँ पर अब क्या है, दोनों बराबर हैं और ये कांस्टेंट टर्म हम हटा देंगे, तो t की डायमेंशन इन दोनों के डायमेंशन के प्रोडक्ट के बराबर होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ t इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ g रेज़ टू द पावर a एंड डायमेंशन ऑफ l रेज़ टू द पावर b। दो ही चीज़ें हैं, बहुत सिंपल है। तो t की डायमेंशन तो हमें पता है कितनी हो गई, m0 L0 t, देखिए ये थी ना हमारी। फिर g की डायमेंशन हो गई m0 L t - 2 और रेज़ टू द पावर a, ये हो गया हमारा m0 L t0 और रेज़ टू द पावर b। अब पावर हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये तो हमारा से रहेगा m0 L0 t और ये हो जाएगा m रेज़ टू द पावर 0 इंटू ए हो गया 0 और L की पावर क्या हो जाएगा 1 इंटू ए हो गया a और t की पावर हो गया -2a। इधर m की पावर 0 इंटू बी 0, L की पावर b इंटू 1 b और t की पावर 0। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, देखिए m0 L0 t इक्वल्स m रेज़ टू दी पावर 0 + 0, तो ये दोनों में 0 लगे, L की पावर a + b और t की पावर -2a + 0, ये आ गया।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चलो ठीक है, ये m0 L0 T1 हो गया, ये हो गया m0 + 0 तो 0 ही रहेगा, L हो गया a + b एंड T हो गया हमारा -2a। तो कंपेयरिंग दी पावर्स, कंपेयरिंग दी पावर्स, पावर को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 0 = 0 वो तो ख़त्म हो गया क्योंकि यहाँ तो कोई वैल्यू ही नहीं है, और यहाँ पे L की पावर 0 है, a + b, तो a + b = 0 हो गया, देन a = क्या हो जाएगा -b, और यहाँ से कितना आ जाएगा t की पावर 1, t की पावर, यहाँ पे t की पावर -2 है तो -2a = 1, देन a = -1/2। अब a -1/2 हो गया, तो क्योंकि पता है हमें a = -b है तो b = -a होगा, तो b कितना हो जाएगा, -a की जगह पे -1/2, तो हो जाएगा b = 1/2। तो यहाँ पे हमें वैल्यूज़ मिल गई a की भी और b की भी, और यहाँ पे हमें दो ही वैल्यू रखनी है, a और b की वैल्यू रखनी है। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा t = कितना आएगा, k g की पावर a यानी कि g की पावर -1/2 और L की पावर हो जाएगा b, और b कितना है हमारा b कितना है हमारा 1/2, तो L की पावर हो जाएगा 1/2। अब क्योंकि ये माइनस में तो इसको अपॉन में भेज देते हैं, t = हो जाएगा k, L की पावर 1/2 ऊपर ही रहेगा, g की पावर 1/2 नीचे आ जाएगा, और होल पावर 1/2 लगा दें, अब सबकी पावर सेम है तो k L/g पावर 1/2, और पावर 1/2 का मतलब आप सबको पता ही है, जब स्क्वायर रूट लग जाता है तो उसको पावर 1/2 कहते हैं, तो √L/g। देन इट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये क्या आ गया हमारा, t = k √L/g, t = k √L/g हमारा क्या आ गया, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। थोड़ा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो k की वैल्यू फाइंड हो जाती है, वैसे डायमेंशनल एनालिसिस में कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड नहीं हो पाती है, यही है इसका एक जो है लिमिटेशन है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो एक्चुअल जो हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है t = 2π √L/g। ठीक है, तो ये देखिए लगभग सेम आ रहा है ना, बस t की जगह k की जगह पे 2π आ जा रहा है। आप यहीं तक करेंगे, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो t = k √L/g, हेयर इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। नोट कर सकते हैं, बहुत आसान चीज़ है। तो एक और एग्जांपल हम लेकर चलते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए जैसे स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो हमारा लेंथ पे डिपेंड कर रही है स्ट्रिंग की, जो स्ट्रिंग में जो वेव प्रोड्यूस होती है ना, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं, उसकी जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है, जो न्यू फ्रीक्वेंसी क्या रखा है, वो न्यू फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो हमारा लेंथ पे डिपेंड कर रही है स्ट्रिंग की, दूसरा डिपेंड कर रहा है फोर्स पर, और तीसरा डिपेंड कर रहा है मास पर यूनिट लेंथ। देखिए जो मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल m लिखा है ना इसमें, इसका मतलब मास नहीं है, ये मास पर यूनिट लेंथ है। वो क्या होता है अभी बता देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ें हैं आपकी, जो इधर देखिए कि यहाँ पर जो मेन चीज़ें हैं आपका ये दे रखा है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को किससे दिखाया, न्यू से दिखा रखा है, फोर्स को किससे दिखा रखा है, एफ से दिखा रखा है। ये देखिए, ये जो फोर्स है ना टेंशन होती है, ठीक है, कहीं कहीं पे फोर्स की जगह पे टेंशन लिखा होगा, तो फोर्स की जगह टेंशन भी हो सकता है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे टी लिखा होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो एक हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी न्यू, जो डिपेंड करेगी किस पर, फोर्स पर, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पर, जो लेंथ है हमारी किससे दिखा रही है, स्मॉल एल से, और जो तीसरी चीज़ है हमारी वो है मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है मास अपॉन लेंथ, जिसको किससे दिखा रखा है, स्मॉल एल से। तो मास पर यूनिट लेंथ, ये तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सॉल्यूशन, अगर हम इस क्वेश्चन का लेंगे तो ये आएगा हमारा न्यू प्रोपोर्शनल्स टू f रेज़ टू दी पावर a l रेज़ टू दी पावर b। ये पहले उसमें l लिखा है ना, तो पहले l ले लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी पहले ले सकते हैं आप, कोई कंफ्यूज मत होइएगा, f पहले लो, l पहले लो, या फिर चाहे आप तो m पहले ले लो, सॉरी ये m होगा, चाहे तो m पहले ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो v प्रोपोर्शनल्स टू l रेज़ टू दी पावर a, f रेज़ टू दी पावर b एंड m रेज़ टू दी पावर c। तो m रेज़ टू दी पावर c। अब फ्रीक्वेंसी है, चलिए पहले हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते हैं और एक कांस्टेंट लगा देते हैं, और ये क्या हो जाएगा, l रेज़ टू दी पावर a, f रेज़ टू दी पावर b एंड m रेज़ टू दी पावर c। तो यहाँ पर डायमेंशन लिखते हैं अब हम, डायमेंशन ऑफ न्यू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है हमारी m0 l0 t-1। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है, m0
फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है m0 l0 t-1 और उसके बाद हमारा क्या है लेंथ आ गया डायमेंशन ऑफ l के तो कांस्टेंट है ना उसकी डायमेंशन नहीं लेंगे तो l की डायमेंशन क्या हो गई l रहेगी यानी कि m0 l1 t0 तो ये हमारे l की डायमेंशन हो गई। डायमेंशन ऑफ m की बात करें तो डायमेंशन ऑफ m क्या होगा वैसे तो m की डायमेंशन कैपिटल m होती है मास बट ये क्या है मास पर यूनिट लेंथ यानी मास अपॉन लेंथ मास के अपॉन में लेंथ आएगा तो ये हो जाएगा ml-1 यानी कि m l-1 और t तो है ही नहीं तो t0 तो ये 3 चीज़ों की डायमेंशन हो गई हमारी न्यू की l की और m की और फिर आ गया हमारा f भी रह गया हमारा ऊपर ही लिख देते तो f की डायमेंशन ये फोर्स है ना तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है m l t-2 तो 4 चीज़ें आ गई जिसमें से हमारी जो फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है वो l m और f पर डिपेंड कर रही है और किस तरीके से कर रही है इस तरीके से डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डायमेंशन ऑफ न्यू तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डायमेंशन ऑफ न्यू इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ l पावर a डायमेंशन ऑफ l पावर a डायमेंशन ऑफ f पावर b डायमेंशन ऑफ f पावर b डायमेंशन ऑफ m पावर c डायमेंशन ऑफ m पावर c सबके डायमेंशन फॉर्मूला हम रख देते हैं। u की डायमेंशन फॉर्मूला है हमारा m0 l0 t-1 तो यह जाएगा हमारा m चलिए यहाँ लिख देता हूँ m0 l0 t-1 इक्वल्स टू इसके डायमेंशन हो गए हमारी ये m0 l t0 m0 l t0 पावर a फोर्स के डायमेंशन हो गए हमारी ये ml-2 और पावर b m1 l1 t-2 पावर b अब मास पर यूनिट लेंथ जो स्मॉल m माना है हमने उसकी डायमेंशन हो गए ml-1 t0 ml-1 t0 और इसकी पावर कितनी हो गई c तो ये कितना हो गया देखिए यहाँ पर ध्यान से m0 l0 t-1 इक्वल अब 0 की मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो 0 ही रहेगा l की मल्टीप्लाई ये l की पावर 1 है ना तो 1 इंटू a कितना हो गया a t की पावर 0 0 इंटू a कितना हो गया 0 ये कितना आ गया m की पावर b l रेस टू दी पावर 1 इंटू b b एंड t रेस टू दी पावर 2 इंटू b माइनस 2b ये हो गया। नेक्स्ट आ जाओ m रेस टू दी पावर 1 था 1 इंटू c क्या होगा c t l की पावर 1 इंटू c माइनस c और t की पावर 0 ठीक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये तो चलो ठीक है यहाँ पे तो कुछ नहीं है कोई घपला तो ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर देखिए m की पावर 0 m की पावर a m की पावर b m की पावर c तो सब पावर ऐड हो जाएंगी 0 प्लस b प्लस c l की पावर लेते हैं तो l क्या है a b और माइनस c तो a प्लस b प्लस माइनस c t की पावर 0 प्लस माइनस 2b प्लस 0 ये आ गया। तो ये हो गया आपका it will become m0 l0 t-1 it will remain same and the terms are here 0 तो गया b प्लस c l रेस टू दी पावर a प्लस b c नहीं यहाँ ब्रैकेट है a प्लस b प्लस माइनस माइनस c t रेस टू दी पावर ये गया माइनस 2b और 0 तो ख़त्म। नाउ it is turn to compare the powers comparing the powers पावर को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा देखिए m की पावर 0 m की पावर b प्लस c तो b प्लस c इक्वल्स टू 0 b प्लस c इक्वल्स टू 0 तो यहाँ से हमें b कितना मिलेगा b मिलेगा माइनस c के इक्वल ठीक हो गया। फिर l की पावर 0 और ये a प्लस b माइनस 2c तो a प्लस b माइनस 2c माइनस c इक्वल्स टू 0 ठीक है माइनस c है ना माइनस c किसकी बराबर है b की बराबर है
तो माइनस सी अगर बी की बराबर है तो इस माइनस सी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, बी रख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, यानी कि हो जाएगा ए प्लस 2b इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा जो ए की वैल्यू मिलेगी कितना हो जाएगा, -2b। ठीक है। तीसरा हमारा l की पावर -1 l की पावर -2b, तो -2b किसकी बराबर हो जाएगा, -1 की बराबर। तो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, b इक्वल्स टू 1/2। b जब मिल गया तो b की हेल्प से हमें a मिल सकता है, क्योंकि a कितना है, -2b। तो a कितना हो जाएगा, -2, b की जगह पे 1/2, 2 से 2 कैंसिल। तो a इक्वल्स टू कितना आ गया, -1, b आ गया 1/2, a आ गया -1। अब क्या रह गया हमारा c, और c क्या है देखिए, है ना। तो हो जाएगा -c इक्वल्स टू b, तो c इक्वल्स टू -b। अब b कितना है, हाफ, तो c इक्वल्स टू -हाफ। तो 3 वैल्यूज़ आ गई, a, b और c, और हमें तीनों की ज़रूरत थी, a, b और c। सबकी वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं तो न्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, न्यू फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू कांस्टेंट k, l रेज़ टू द पावर a, l रेज़ टू द पावर a कितना है, -1, f रेज़ टू द पावर b, f रेज़ टू द पावर b कितना है, 1/2, और m रेज़ टू द पावर c, और c कितना है यहाँ पर, -1/2। तो माइनस वालों को तो पहले अपॉन में ले जाओ, तो हो जाएगा न्यू इक्वल्स टू k, और 1 अपॉन, ये l भी अपॉन में जाएगा पावर 1 लेकर अपनी, m भी अपॉन में जाएगा पावर 1/2 लेकर अपनी, पावर प्लस हो जाएगी, और क्या बचेगा ऊपर, सिर्फ f पावर 1/2। अब देखो इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/2, दोनों एक जैसे हैं ना पावर के, तो इनको साथ में लेकर हम होल पावर कर देंगे, तो हो जाएगा न्यू इक्वल्स टू k अपॉन l, और f अपॉन m होल पावर 1/2। और अभी आपको बताया था जो होल पावर 1/2 होता है, इसका मतलब क्या होता है, रूट। देन न्यू इक्वल्स टू k अपॉन l रूट f अपॉन m। तो देखिए जो क्वेश्चन लिखा था यहाँ पर, उसमें भी यही प्रूफ करना था कि न्यू इक्वल्स टू k अपॉन l, f अपॉन m का रूट ये होना चाहिए। तो ये क्या है, हमारे डायमेंशन एनालिसिस के बहुत बड़ा यूज़ है यहाँ पर, बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, जिसकी हेल्प से हम फिजिकल एक्सप्रेशन या फिर जो हमारे फॉर्मूले होते हैं उनको हम डिराइव कर सकते हैं। तो ये हमारे डायमेंशन एनालिसिस का बहुत ज़्यादा अच्छा एक एप्लीकेशन है। बट यहाँ पर एक छोटी सी यहाँ पर जो लिमिटेशन हम कह सकते हैं, या कमी कह सकते हैं, या इसका ड्रॉबैक कह सकते हैं, वो ये है कि जितने भी हमारे टर्म्स कांस्टेंट आ रहे थे ना, के चाहे वो हमारा टाइम पीरियड वाला हो जिसमें हमारा k बच रहा था जो 2 पाई निकला था, चाहे वो हमारा सेंटीपिटल फोर्स वाला हो जिसमें हमने k की जगह 1 रख दिया था, चाहे ये हमारा इस फ्रीक्वेंसी के लिए हो जहाँ पे हमें k की वैल्यू नहीं पता है, तो ये जो डायमेंशन एनालिसिस है ये k की वैल्यू को फाइंड नहीं कर पाता है, k की वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बता पाता है। और साथ ही साथ क्या है, जैसे यहाँ पर हमने 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और चौथी ये हो गई, तो 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन निकालते हैं, 4 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट फाइंड द रिलेशन बिटवीन more than 4 physical quantities. It is also a limitation of dimension analysis. The 2 limitations are this कि हम कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं, और अगला कि यहाँ पर हम 4 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी बहुत मेजर जो हम कह सकते हैं एप्लीकेशन भी हो गई और बहुत बड़ी ड्रॉबैक भी हो गई जो हम कांस्टेंट को फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये हमारी चौथी जो थर्ड वाली एप्लीकेशन थी डायमेंशन एनालिसिस की हमारी कंप्लीट होती है। और इसके बाद जो अगले लेक्चर्स आएंगे उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां हम एरर्स भी पढ़ेंगे और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और तब तक के लिए स्टडी करते रहें। थैंक यू।